तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अभी वॉशिंगटन से एसएमएस आया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमारी सहयोगी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने भेजा है कि प्रधानमंत्री 2 घंटे के अंदर वहां पर पहुंच जाएंगे, 12:30 बजे वॉशिंगटन डीसी के टाइम के अनुसार और 10 बजे भारत के समय के अनुसार। और 29 सितंबर को जब न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आमने सामने होंगे, तब इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की जान हलक में अटकी होगी। पाकिस्तान के तमाम विश्वासघात के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की पेशकश मंजूर की है, तो इसकी एक बड़ी वजह दाऊद इब्राहिम भी है, जिसे दबोचने के लिए देश की खुफिया एजेंसियां 20 साल से कसमसा रही हैं। पूरी दुनिया को पता है कि दाऊद पाकिस्तान में है, ये बात और है कि पाकिस्तान कभी इस बात को कबूल नहीं करता। अब नवाज शरीफ भारत से संबंध सुधारने की दुहाई दे रहे हैं, तो भारत ने उनसे बातचीत के एजेंडे में दाऊद इब्राहिम को भी शामिल कर लिया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इंडिया न्यूज से कहा कि मनमोहन सिंह और शरीफ की मुलाकात में दाऊद पर भी बात होगी। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या दाऊद के बहाने नवाज शरीफ की शराफत का टेस्ट लेने वाले हैं मनमोहन सिंह? क्या पाकिस्तान दाऊद को भारत के हवाले करने की हिम्मत दिखाएगा? इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम इस बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एजेंडे पर है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब मनमोहन सिंह के सामने होंगे, तब उनकी शराफत का सबसे बड़ा टेस्ट दाऊद पर ही होगा। शरीफ को ये पैगाम पहले ही भिजवाया जा चुका है कि अगर वो भारत से दोस्ती चाहते हैं तो पहले दाऊद को भारत के हवाले करना होगा। मोस्ट वांटेड हैं जैसे दाऊद इब्राहिम, उनके एक्स्ट्रेडिशन का मुद्दा भारत आपने उनसे पूछा नहीं होता, इतना वक्त नहीं मिला। हम जो हमारा एजेंडा है वो ये है, अगर बातचीत आगे बढ़ेगी और अगर ऐसा लगेगा कि उनकी तरफ से एक सकारात्मक जो उन्होंने एक पेशकश की थी चुनाव के समय और चुनाव के बाद सरकार में आने के बाद, उस पर अगर ठोस कार्रवाई के हमको संकेत मिलते हैं तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि और चीजों में भी हमको संतुष्टि प्राप्त हो। दाऊद को भारतीय खुफिया एजेंसियां 20 साल से ढूंढ रही हैं। उन्हें पुख्ता तौर पर मालूम है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से दाऊद की मौजूदगी को नकारता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार नवाज शरीफ ये सच्चाई कबूल करेंगे कि दाऊद पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करने की मांग सबसे पहले 2001 में उठी थी। संसद पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान को 20 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें दाऊद का नाम पहले नंबर पर था। उसके बाद से ही भारत में हर बड़े आतंकी हमले के बाद सरकार मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट पाकिस्तान को सौंपती रही है, और पाकिस्तान कभी सबूतों की कमी बताकर तो कभी दाऊद की मौजूदगी नकार कर आनाकानी करता रहा है। आलम यह है कि 20 से शुरू हुई भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट अब 50 तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का पुराना रवैया देखकर नहीं लगता कि वो दाऊद को भारत के हवाले करेगा, लेकिन भारत सरकार का दावा है कि दाऊद अब ज्यादा दिन बचेगा नहीं। याद कीजिए, कुछ दिन पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का ये बयान, Whenever there is an opportunity, not only an opportunity, but we are pressing to Pakistan government also, and we suspect that Dawood Ibrahim is in Pakistan, he should be handed it over to India. गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने आनाकानी की तो भारत और अमेरिका साझा अभियान चलाकर दाऊद को दबोच लेंगे। दाऊद को भारत में लाने के लिए जब मैं अमेरिका में कॉन्फ्रेंस में गया था, तो FBI को भी बोला हूँ और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी बोला हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल जो टेररिस्ट है उनको एक दूसरे सरकार ने मिलके सहयोग देना चाहिए। और हमने ये भी बताया है कि इंटरपोल में बताया है कि इसके रेड कॉर्नर नोटिस इशू की है, और हमें पता है कि वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। और अब भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में ही ऐलान किया है कि नवाज शरीफ के साथ मनमोहन सिंह की बातचीत के एजेंडे में दाऊद भी है।
मोस्ट वांटेड हैं जैसे दाऊद इब्राहिम, उनके एक्सट्रेडिशन का मुद्दा भारत, आपने उनसे पूछा नहीं होता। इतना वक्त नहीं मिला। हम जो हमारा एजेंडा है वो ये है, जो हमारा एजेंडा है वो ये है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दाऊद को पकड़ लेने के बारे में भारत के इस भरोसे की बुनियाद क्या है? क्या अमेरिका इस बारे में पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है, या फिर नवाज शरीफ सरकार की तरफ से कोई इशारा मिल रहा है कि उन्हें दाऊद की कीमत पर भारत से दोस्ती पसंद है? जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में दाऊद को आईएसआई ने पनाह दे रखी है, लिहाजा वहां की हुकूमत चाह कर भी दाऊद को भारत के हवाले नहीं कर सकती। फिर भी अगर भारत को कुछ उम्मीद दिख रही है तो उसकी वजह हो सकती है, और वो ये कि पाकिस्तान में सेना और आईएसआई की कमान बदल रही है। नवंबर 2013 में जनरल परवेज अशफाक कयानी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनकी जगह नवाज शरीफ अपने भरोसे के अफसर को पाक आर्मी की कमान सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या पाक आर्मी के नए जनरल की तैनाती के बाद नवाज शरीफ दाऊद को भारत के हवाले करने की शराफत दिखाएंगे? जो हमारा एजेंडा है वो ये है, लेकिन एक दिन में सब चीज पर कामयाबी मिलेगी। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा उचित होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत की 2 दशक पुरानी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदलने के लिए नवाज शरीफ क्या करते हैं। Manmohan Singh has said that he's looking forward to meeting you having a bilateral meeting. What is your reaction to that? No, I'll be very happy to meet him, and we hope to pick up the threads from where we left in 1999. अब बड़ा सवाल यही है कि दाऊद पर बात आगे बढ़ेगी या फिर पाकिस्तान अपना वही पुराना राग अलापता रहेगा कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। न्यूयॉर्क में शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो न्यूयॉर्क में शीतल राजपूत हमारी कार्यकारी संपादक, उन्होंने सवाल सरताज अजीज से भी पूछा था कि भारत ये मांग रखेगा। सरताज अजीज ने कहा, अगर आपको पता है तो बता दीजिए दाऊद कहाँ है, हमारे यहाँ तो है नहीं। क्या बदलेगी पाकिस्तान की चाल, क्या शरीफ दिखाएंगे शराफत, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पूनिया साहब जुड़े हैं बाराबंकी से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजीव डोगरा जी हैं जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं, और विनोद शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट, जाने माने चेहरे देश के। वाईसी पवार साहब पूर्व आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। आर.के. यादव साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। मोहसिन रजा साहब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन साहब, दाऊद को दे देंगे आप? मोहसिन साहब, आवाज पहुंच रही है कि नहीं? जी पहुंच रही है। मोहसिन साहब, दीपक चौरसिया अर्ज कर रहा हूं, तो दाऊद को देने की तैयारी कर ली आपने? जी, दाऊद को आप ढूंढ कर दे दें, इंशाल्लाह आपके हवाले कर देंगे। हमें उससे क्या एतराज है? नहीं, उसका पता हम आपको बता देते हैं, क्लिफ्टन रोड, कराची। अरे ऐसे बड़े पते हैं, लेकिन असल बात ये है, देखें ऐसे पतों से कोई आदमी थोड़ी मिल जाता है। तो कैसे मिलता है बताइए? ऐसे पते तो कहते हैं, आप उसको कहेंगे कि वो इस्लामाबाद में है। नहीं, हम तो कराची कह रहे हैं सर, इस्लामाबाद में नहीं है वो। नहीं, अभी वो कराची में, अगर उनको आप ढूंढ के दे देते हैं तो आप उनको ले जाएं। आप मुझे आने का वीजा दिलवा दीजिए, मैं ढूंढता हूं उनको। वीजे की क्या जरूरत है? आपका आदमी है, आप ले जाए उसको। आपका आदमी है तो आप उसको उठाएं और ले जाएं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। तो हम इंडियन आर्मी भेज दें वहां पर, ये कह रहे हैं हम? देखें, ये तो आपकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है इंडियन आर्मी भेजने की, लेकिन नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं है। आप दाऊद को दे दीजिए, आप दाऊद को दे दीजिए, हम आर्मी नहीं भेजेंगे। ये एक सावरन मुल्क है, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जो मतलब है किसी जनाब, भी ये बात नहीं होती। आर्मी भेजने की बात मोहसिन भाई आपने की है, मैंने नहीं की। कम से कम मैंने नहीं की। देखें ना, मैं अपनी आर्मी वहां भेजने की बात करता हूँ ना आपकी आर्मी। तो दाऊद दे दीजिए ना, दिक्कत क्या है? अरे ले लें, आपका दाऊद है, आपका दाऊद है, जहाँ पे भी है उसको उठाएं, लेके चले जाएं आप। हम तो कह रहे हैं वो पाकिस्तान में है। देखिए, मैं कराची में कुछ 6 साल रहा हूँ दीपक जी, मैं कराची में 6 साल रहा हूँ, और मुझे 6 साल के दौरान कहीं भी मेरे दाऊद इब्राहिम के हवाले से कोई इतला नहीं मिली। मैं क्लिफ्टन में ही रहता रहा, मेरा अपार्टमेंट क्लिफ्टन में था। बातें लोग बड़ी करते हैं, लेकिन किसी के पास दाऊद इब्राहिम के हवाले से कोई मुस्तरद मालूमात नहीं है।
अच्छा ठीक है मोहसिन भाई, आपकी बात यहाँ मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ राजीव डोगरा साहब भी है। साहब डोगरा साहब, क्या पाकिस्तान में था या है दाऊद? देखिए, बम्बई के 1993 के बम धमाकों के बाद 3 दिन के अंदर दाऊद इब्राहिम के चीफ लेफ्टिनेंट जो थे कराची पहुंच गए थे और वो पाकिस्तान की ISI की पूरी रजामंदी के साथ, उनके असिस्टेंस के साथ और उनकी सपोर्ट के साथ कराची पहुंचे थे और 3 दिन के बाद ही पाकिस्तान की सोसाइटी में वो शामिल भी हो गए थे। दाऊद पहले दुबई गए थे, उसके बाद वो भी कराची पहुंचे और क्लिफ्टन में पहुंचे जहां जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का भी घर है, उसके काफी करीब है ये। तो अगर कुछ लोग वहां सैर करते हैं सुबह, तो शायद दाऊद के घर के सामने ही सैर करते होंगे। तो मतलब मोहसिन रजा साहब सैर करने नहीं जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? मोहसिन साहब, आप पड़ोसियों से मिलते जुलते नहीं थे कराची में, लगता मुझे ऐसा है। अरे नहीं, मैं वहां मिलता था। मैं तो बहुत ही वहां पे कराची में मैं लोगों के साथ हर जगह जाता था, बल्कि रात, चूंकि मेरी फैमिली इस्लामाबाद में थी, मैं कराची में अकेला था, तो मैं तो रात कराची में सड़कों पे गुजारता था, रात होटलों में गुजरती थी, रात लोगों के साथ मुलाकातों में गुजरती थी। तो मेरे इल्म में, और मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से ये मालूमात लेता रहा, मुझे कभी भी दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई मुस्तरद मालूमात नहीं मिली। कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स, कुछ इंडियन मीडिया के हवाले से ये बातें आती रही हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ लोग हैं जो ऐसी इतलात पहुंचाते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो यकीनी तौर पर मुझे कराची में रहते हुए इसकी मालूमात जरूर होती। विनोद जी के पास जाऊंगा, लेकिन पूनिया साहब के पास चलता हूं। पूनिया साहब, सलमान खुर्शीद साहब ने तो कह दिया कि मांगेंगे दाऊद इब्राहिम को, लेकिन क्या प्रधानमंत्री उनकी शराफत का टेस्ट लेंगे नवाज शरीफ की? देखिए, भारत सरकार का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। जो सलमान खुर्शीद साहब ने बताया कि दाऊद इब्राहिम हमारे फर्स्ट एजेंडा में है। अगर हमारी सही बात होती है, पॉजिटिव बात होती है, तो बाकी विषयों पर भी बात करेंगे। तो जो भी बातें होंगी वो शर्त के साथ है। और जो अभी हजरत बोल रहे थे कि हमारे पास नहीं है, आपने कराची का एड्रेस भी बताया, तो ये तो पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। वो हमेशा ओसामा बिन लादेन उसके लिए भी कहते थे हमारे यहां नहीं है, और अमेरिका ने उसको ढूंढ लिया और ढूंढ के उसको खत्म करके पकड़ ले गए, उठा ले गए। तो मैं समझता हूं कि वहां पर दाऊद इब्राहिम मौजूद है, पूरी तरह से मौजूद है, और उसके इंटेलिजेंस है, भारत सरकार के पास भी है और पाकिस्तान के सरकार के पास भी है। और ये शराफत दिखाएं। अब चुनाव से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि हम सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ में सहयोग करेंगे, शांतिपूर्ण बताएंगे भारत के साथ, तो वो अपने वादे को निभाएं। और मैं समझता हूं अगर वो वास्तव में शांति बहाली चाहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो ये पहली शर्त उनको निभानी होगी कि दाऊद इब्राहिम को, जो कि एक आतंकी है, भारत में अनेक घटनाएं की हैं, बॉम्बे ब्लास्ट के साथ साथ और बाकी घटनाएं में वो इन्वॉल्व है, अभी भी उनके तार जुड़े हुए हैं, कभी वो मैच फिक्सिंग के आरोप में लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें उनको शराफत दिखानी चाहिए और उनको पाकिस्तान को, सरकार को, हिंदुस्तान को, दाऊद इब्राहिम को हैंडओवर करना चाहिए। हैंडओवर करना चाहिए। मैं बातचीत पर आऊंगा, उस वक्त कैप्टन अभिमन्यु के पास जाऊंगा, लेकिन यादव साहब, क्या दाऊद इब्राहिम है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल पाकिस्तान में है। और जो पूनिया साहब अभी कह रहे थे कि इसके बारे में टेकअप करेंगे इशू को, सरताज अजीज ने अब 8-10 घंटे पहले वहां पे डिक्लेयर किया है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, और सलमान खुर्शीद साहब वहीं पे बैठे हुए थे उनके पास। उन्होंने उनकी स्टेटमेंट को रिबट नहीं किया। और अगर सलमान खुर्शीद साहब के पास या तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी या उन्होंने जानबूझ के ये स्टेटमेंट नहीं दी। जब वो बोल रहे थे सरताज अजीज, तो सलमान खुर्शीद वहीं पे बैठे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ वो वहीं पे है। बिल्कुल, ये तो हमने भी तस्वीरों के अंदर देखा। दरअसल इंडिया न्यूज ने ही सरताज अजीज की ये बाइट आपको दिखाई। ये अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे उनके साथ, उनको उसी वक्त उनके स्टेटमेंट को रिबट करना चाहिए। रिबट करना चाहिए था। पहले सुनवा देते पूनिया साहब ने, हो सकता है सरताज अजीज का वो स्टेटमेंट ना सुना हो, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु और विनोद जी के पास चलेंगे, सुनते हैं सरताज अजीज ने क्या कहा था।
क्या पाकिस्तान इंडिया के जो मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम उनको भारत को सौंपने के लिए कुछ करने जा रहा है? ये भारत के एजेंडे में है। जब एजेंडे में बात होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। दाऊद इब्राहिम के एक्सट्रेडिशन के बारे में क्या कहना है, उनको भारत को सौंपने के बारे में क्या कहना है? मेरा ख्याल है जी कि इस पर काफी बात हो चुकी है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं तो इसलिए जब तक उसका पता चलेगा तो फिर। लेकिन भारत तो अभी भी ये कहता है कि पाकिस्तान से उस बारे में मांग रखता है और जानता है। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन दें कहाँ है, तो फिर हम कोशिश करेंगे उनको करने। सलमान खुर्शीद निकलते गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, शायद सार के विदेश मंत्रियों की बैठे हुए थे। सार के विदेश मंत्रियों की बैठक में ही मामला हुआ था। क्या देखिए बुनिया साहब, आपने उनका बयान तो दिखाया और सलमान खुर्शीद का बयान भी देखा है। सलमान खुर्शीद साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है पाकिस्तान की सरकार के लोग, उनके वजीर, उनके अधिकारी तो बराबर कह रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन हमारी भी शर्त है और पूरी जो वार्ता हो रही है, शांति वार्ता हो रही है, उसका पहली शर्त यह है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में बात हम सबसे पहले करेंगे। तो उसके बारे में मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद साहब ने कतई कोई संदेह की बात नहीं छोड़ी, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पहला हमारा मुद्दा दाऊद इब्राहिम है, उसके ऊपर सकारात्मक बात होती है तो आगे बात होगी। तो मैं समझता हूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कैप्टन अभिमन्यु, आपकी सरकार भी 6 साल रही लेकिन दाऊद को नहीं ला पाया। दीपक जी, मैंने फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों के बयान जो आपने दिखाए वो सुने हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा निष्कर्ष है उनके बयान में जिसके आधार पर आज आपने इस बहस का मुद्दा दाऊद को लाने का चुना है। जब देश के अंदर पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने इतना जबरदस्त हमला करके एक लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह और हमारे सेना के और पुलिस के जवानों की नृशंस हत्या करी हो, जब पूरा देश आज गमगीन हो, देश में सैनिकों की चिताएं जलने जा रही हो और भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते की तैयारी कर रहे हो, अरे बासी कड़ी में उबाल लाने का क्या फायदा? आप हाफिज सईद को जो खुला चुनौती दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर रैलियां कर रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाई उनकी संस्था को जमात-उद-दावा को 60 लाख रुपए की अनुदान राशि दे रहा है। आप दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद, ये सब पाकिस्तान आपको देने वाला नहीं है। न जाने किस आशा के आधार पर आप बातचीत करने जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्तर पर वार्ता करने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है। सैनिकों के सर काटे चले जाएं, सैनिकों की हत्याएं होती चली जाएं, पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता चला जाए, भारत में के अंदर आतंकवादियों को भेजता चला जाए, दाऊद इब्राहिम वहां बैठा रहे, हाफिज सईद खुली चुनौती देता रहे, फिर भी आप कहें कि हम आशावान हैं, फिर भी आप कहें कि हम लेकर के आएंगे दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को। कितनी बार आंखों के अंदर आप आंखों पर पट्टी डाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं? पाकिस्तान को समय है मजबूती से संदेश देने का कि अमेरिका भी जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने मिशनरी रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक मिशन के रिलेशनशिप को स्केल डाउन करता है, कहीं पर डिप्लोमेटिक मिशंस को बंद करने का काम भी करता है। ये कूटनीतिक अंग है कि बात करनी चाहिए कि बात नहीं करनी चाहिए, बात किस स्तर पर करनी चाहिए। आप अपनी सुरक्षा को मजबूती से हम करें, इस बात का भी अधिकार हमको है और हमको अपने कूटनीतिक प्रयासों से बातों को आगे बढ़ाएं, ये वही अधिकार हमको है। अमेरिका जब बात करता है तो मजबूती के आधार पर करता है, वो स्ट्रांग पोजीशन से करता है। भारत जब भी बात करता है तो कमजोर पोजीशन से करता है। आपने विदेश मंत्री का रवैया देख लिया, किस प्रकार से पाकिस्तान के वो अधिकारी हैं वो हंस रहे हैं और विदेश मंत्री चुपचाप हैं वहां पर। देखिए, इस प्रकार की बातचीत का कोई लाभ नहीं है, ये समय व्यर्थ करने की बात है। आज पूरा देश भारत के खिलाफ जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस सरकार से बड़ा निराश है। ये कमजोर सुरक्षा नीति और घुटने टेक विदेश नीति ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में स्थापित किया है कि आतंकवादी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हमला कर सकते हैं और भारत के आम आदमी की जान माल तो छोड़िए, भारत के सैनिकों की भी आज हत्या करके खुलेआम वो घूमते हैं। भारत की सरकार का खून नहीं खोल रहा है। बिल्कुल, मोदी जी का भाषण कई बार सुना है मुझे लग रहा है आपने, कैप्टन अभिमन्यु। लेकिन विनोद जी, लाइटर नोट पर यहाँ आना चाहूंगा, क्या दाऊद मिल पाएगा? ये देश की जनता की आवाज है दीपक जी, आप भी सुन लीजिए। चलिए ठीक है विनोद जी, उसके बाद में जाऊंगा, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। 2-3 बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसने किसकी बगल में, मैं भी कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं आपका आ रहा हूँ सर, थोड़ा लाइट ठीक हो जाए, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। किसने किसकी बगल में बैठ के क्या कहा, लाइट ठीक हो गई। अरे सर, आप बोल रहे पहले, मैं चुप बैठ के सुनता हूँ आपकी बात। नहीं विनोद जी, बोलिए बोलिए। देखिए,
किसने किसकी बगल में बैठ के क्या कहा इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अगर दाऊद को कभी हमको पाकिस्तान देगा तो अपनी सरजमीन से नहीं देगा, किसी थर्ड कंट्री में, किसी फोर्थ कंट्री में उसको पहुंचाया जाएगा और वहां पर उसका कैप्चर दिखाया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे ना नवाज शरीफ को सूट करता है, बिल्कुल सूट नहीं करेगा कि वो उसको वहां पहुंचा दे। आपको अहमल कांसी का नाम याद होगा, जब नवाज शरीफ की पिछली सरकार थी तो उन्होंने जो लैंगले सीआईए का जो हेडक्वार्टर्स था लैंगले में, जिस पे अटैक हुआ था, तो एक पाकिस्तानी ने वो अटैक किया था और उसको पहुंचाया था अमेरिका में नवाज शरीफ की सरकार ने। तो मेरा ये मानना है कि अगर दाऊद इब्राहिम वहां पर है, और शहरयार खान ने तो कहा, बाद में उन्होंने डिनाई किया, जो कि पॉइंट्स पर्सन है बैक चैनल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, हमारे यहाँ से सच्ची लांबा है, शहरयार खान उधर से हैं, उन्होंने कहा कि है दाऊद हो, कि ही इंडिकेटेड कि दाऊद वहां पर था या कभी रहा होगा या है। उसके बाद उन्होंने उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया। और न्यूज लाइन अखबार में हमारे जो दोस्त पाकिस्तान से बोल रहे हैं, मेरे पास आज भी घर में रखी हुई है कवर स्टोरी कि दाऊद की प्रेजेंस पे पाकिस्तान में, और न्यूज लाइन चलाता है एक जर्नलिस्ट का कोऑपरेटिव। तो मैं नहीं समझता हूं कि उन पर कोई दबाव था कि वो छापें या ना छापें, तो उन्होंने जो समझा सही वो छाप दिया। बिल्कुल ठीक बात है, दाऊद इब्राहिम जो है वो मेजर इशू हो सकता है अगर उसको वो हमको मिल जाता है तो, और मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत सुधार होगा उसके चलते, और उसका देना आसान है हाफिज सईद के अनुपात में नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि हाफिज सईद जो है उसकी जो वहां पर तंत्र है पाकिस्तान के भीतर, वो तंत्र को काटना बहुत आसान नहीं होगा नवाज शरीफ के लिए, और शायद 5 साल से ज्यादा उनको लगे उस तंत्र को काटने में, अगर वो संजीदगी से काटना चाहते हैं तो। बिल्कुल। और दूसरी बात कैप्टन अभिमन्यु से, कैप्टन साहब देखिए, अगर आपकी सरकार बन गई, मैं आपको वादा करता हूं सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर आप पाकिस्तान से बात करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूं आप अन्याय करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ। देखिए, एंगेजमेंट तो पॉलिसी हो सकती है, लैक ऑफ एंगेजमेंट पॉलिसी नहीं होती, टॉक्स इनविंसिबल होती हैं। लैक ऑफ टॉक्स जो होता है वो टैक्टिक्स हो सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं हो सकती। अटल जी से कुछ सीखिए, अटल जी ने बातचीत की कि नहीं पाकिस्तान के साथ, बावजूद इसके कि कारगिल हुआ, वो बस में बैठ के वहां गए, उसके बाद कारगिल हुआ, उसके बाद वो उन्होंने बुलाया मुशर्रफ को आगरा में। बिल्कुल। और बावजूद इसके कि आपने कहा कि मजबूती से जवाब दो। सुनिए, अरे सर, मैं इस पे अध्ययन कर चुका हूं, आप सुन लीजिए, मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं संजीदगी से बहस करने आया हूं, और अगर आप नहीं करने देंगे तो उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। देखिए, जब भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, यू मास्ड द फोर्सेज ऑन बॉर्डर्स, आपने कहा कि ये मजबूत जवाब देंगे आप, नॉट अ सिंगल शॉट वाज फायर्ड, यू वेस्टेड पब्लिक मनी, you massed the troops around the entire Indo-Pak border, you inflamed the borders, eyeball to eyeball confrontation की, एक गोली नहीं चलाई आपने। नहीं विनोद जी, उसका डिप्लोमेटिक फायदा भी हुआ था, उसका डिप्लोमेटिक फायदा भी हुआ था आज के जमाने में। विनोद जी, उसका डिप्लोमेटिक फायदा भी हुआ था, 2004 में मुशर्रफ को मानना पड़ा था। कोऑर्सिव डिप्लोमेसी की लिमिटेड वैल्यू है, उसका डिप्लोमेटिक फायदा भी हुआ था, की इटर्नल वैल्यू है। और ये आप कह रहे हैं कि उनको वहां पर बिठा दिया आपने, आज के दिन वो करेंगे ना तो आप पूरे आफ पाक रीजन को डिस्टर्ब करेंगे। 2014 के बाद अगर आपको स्टेक चाहिए इस रीजन में, आप चाहते हैं कि कोई जो रीजनल अलायंस है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन हो, तो आपको पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करना पड़ेगी। बिना उनकी एंगेजमेंट के आपको फुटहोल्ड नहीं मिलेगा वहां पर। चलिए मानी, राजीव डोगरा जी एग्री करेंगे आप इस बात से? देखिए, पहले तो दाऊद पे आ जाए। दीपक जी, आपकी इजाजत हो तो मैं 1 मिनट आ रहा हूं कैप्टन अभिमन्यु आपके पास। जी राजीव डोगरा जी। तो विनोद जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वो तीसरी चौथी कंट्री में जाके सौंपेंगे, पर तब सौंपेंगे जब आईएसआई को यह अनुमान हो जाएगा कि अब दाऊद से हमको ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। तो जब वो लिमिट आ जाएगी तब भारत को वापस दिया जाएगा। अब वो लिमिट आई है या नहीं आई है ये ऊपर वाला जाने। पर जहां तक बातचीत का मामला है, 6 महीने के बाद, इलेक्शन के बाद क्या होता है, इसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है। ठीक है, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने हुए हैं, पर आप एक डिप्लोमेटिक वे से इंडिकेशंस भी दे सकते हैं
जो विनोद जी कह रहे थे पॉलिसी या टैक्टिक्स, वो दोनों को मिला के कुछ ना कुछ संकेत तो दे सकते हैं ना। तो वो फेजेस होती हैं डिप्लोमेसी में। अब साल बाद 6 महीने बाद क्या हो किसको क्या पता। साल भर 6 महीने बाद क्या हो किसको पता। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सैनिकों की लाशें गिर रही हैं और आपकी सरकार बातचीत कर रही है, यह आरोप लगा रही है बीजेपी आप पर, पीएल पूनिया साहब। देखिए, मैं बड़ी गौर से कैप्टन अभिमन्यु जी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने बहुत सी बातें कही कि ऐसे माहौल में जब सांबा मिलिट्री आर्मी कैंप में अटैक होता है, जब हीरानगर पुलिस स्टेशन पर अटैक होता है, लोग मारे जाते हैं, हमारे साथी मारे जाते हैं, बहादुर जवान मारे जाते हैं, पुलिस के लोग मारे जाते हैं, तो ऐसे में बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका जवाब विनोद शर्मा जी ने पूरी तरह अच्छी तरह से दिया कि आप जो एनडीए सरकार थी उस समय पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उस समय कारगिल पे हमला हुआ, उस समय लाल किले पे हमला हुआ, और मैं समझता हूं कि आर्मी कैंप्स सबसे ज्यादा हमले उस बीच में हुए। मैं ये मानता हूं कि हमारी भारतीय जो विदेश नीति है वो हमेशा बराबर रही, चाहे एनडीए की सरकार के दौरान में या कांग्रेस पार्टी की सरकार या अब यूपीए सरकार के दौरान में, हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहा और हमेशा मान सम्मान, देश की रक्षा सुरक्षा, उसको प्राथमिकता देते हुए ये पॉलिसी हमेशा फॉलो की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी। मैं कोई दोष नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जब बातचीत शुरू होती है उस समय वो इस तरह की खुराफात करते हैं, इस तरह के हमला किया करते हैं ताकि उनके टॉक्स को, जो शांति की वार्ता है, उसको डिरेल कर दिया जाए। और इसी तरह के प्रयास अभी हुआ है। इन्होंने हाफिज सईद का नाम लिया। हाफिज सईद को कौन लेके गया था? कंधार में जहाज में बैठा के उनको हैंडओवर किया था, वो तो जेल में थे। ये भारतीय जनता पार्टी अपने बताएं कि उनके विदेश मंत्री उनको लेके गए थे, तो क्यों लेके गए थे? आज उसी का रोना रहा रहे। आप जब जगह जगह हमला होता है, पार्लियामेंट पे हमला होता है, जब लाल किले पे हमला होता है, तब उस समय क्या चुप बैठे थे? तब आपने क्यों वार्ता की? एक तरफ आप वाजपेयी जी ने सही भावना के साथ में उस दिन अपने वार्तालाप करने के लिए वो वहां पहुंचे, बस से पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी क्या धोखा हुआ हम ये नहीं कह सकते कि वाजपेयी जी ने उस समय गलत किया था। एक आर्मी, लेकिन मैं एक फैक्ट ठीक कर दूं पीएल पूनिया साहब, अपनी सुरक्षा के लिए पूरा अधिकार है, आर्मी को पूरा अधिकार है, लेकिन वार्ता का दौर जब तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी चलेगा। और हमने अपनी प्रायोरिटी जो देश के हित में, सुरक्षा के हित में जो प्राथमिकता है उससे हम विचलित नहीं होते। और हमने कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दाऊद इब्राहिम हमारे एजेंडा में नंबर 1 है। यादव साहब, फैक्ट सही है पूनिया जी के? पूनिया जी के फैक्ट्स ठीक हैं या नहीं है, लेकिन ये मुद्दे को राजनीतिक तुल दे रहे हैं। ये भी दे रहे हैं, थोड़ा हमारे प्रद्युमन जी भी दे रहे हैं इसको, कैप्टन अभिमन्यु सॉरी। ये लेकिन फिर मैं एक फैक्ट सुधार दूं। मैं फैक्ट सुधार देता हूं कि हाफिज सईद को नहीं लेके गए थे जसवंत सिंह, मौलाना मसूद अजहर को लेके गए थे। हाफिज सईद नहीं गया था उनके साथ। यादव साहब कंटिन्यू करिए। पूनिया साहब, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसकी लीडर कभी इंदिरा गांधी रही है, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वो इसलिए किए थे कि पाकिस्तान सबसे बड़ा सिरदर्द था हमारे लिए। और आज हालात यह है कि आप 10 साल से टेररिज्म झेल रहे हैं। आपकी क्या पॉलिसी है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के बारे में? वो हमारे यहां रोज अटैक कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के आदमी खाली बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, आप अपनी गवर्नमेंट से पूछिए, हमारा एजेंडा दीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी को कि आप ये काम करिए वहां जाके। आप दाऊद को लाके यहां क्या करेंगे? दाऊद आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन होगा। आपके लिए कसाब इतना बड़ा बर्डन हो गया था, उसको कितनी बड़ी सिक्योरिटी उसके लिए लगाई आपने। उसके लिए जेल में स्पेशल सेल बनाए गए। दाऊद को आप किसी जेल में नहीं रखेंगे, दाऊद के लिए अलग एक फोर्ट रखेंगे और उसकी सिक्योरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं होगी। आप इंटेलिजेंस एजेंसी को थोड़ा उनको काम करने दे, हमें इजराइल के तरीके से काम करने दे। म्यूनिख ओलंपिक में इजराइल के 8 या 10 एथलीट फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मारे थे।
मोसाद ने उनको चुन चुन के दूसरी कंट्रीज में मारा। एक को तो अब 60 साल की उम्र में मारा है थोड़े दिन पहले। दाऊद का दूसरे मसले के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बनी हुई है, ये डिप्लोमेटिक तरीके से सोल्व होने वाला नहीं है। आप 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, आप और 10 साल कर लेना, चाहे इनकी गवर्नमेंट आ जाए अभिमन्यु जी की। ये मसला दाऊद को ना वो सौंपेंगे और इसी तरह ये मसला खड़ा रहेगा। इसलिए मैं तो आपको सलाह दूंगा और ये और बताऊं, अटल जी की सरकार थी तब दाऊद पे अटैक हुआ था और वो कराची में ही हुआ था। और हमारी अपनी वो देखिए कमजोरियां, जिस लड़के ने वो अटैक किया था उसको दिल्ली से हमारे एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर की गाड़ी से बंबई पुलिस पकड़ के ले गई, क्योंकि बंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर को दाऊद के लोगों ने फोन किया कि वो इस वक्त दिल्ली में है और उसको अरेस्ट कराया। तो ये इंटेलिजेंस का मसला है, ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। दाऊद आपको ना वो देंगे ना आपको दाऊद की जरूरत है। दाऊद को निपटाने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई एजेंडा तैयार करिए आप, ताकि इसको अक्रॉस द बॉर्डर इस समस्या का सोल्व किया जाए। चलिए, ये एक बहस हमारी दूसरे तरफ चली गई, लेकिन वाकई इस पॉइंट पर आते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूयॉर्क के अंदर बातचीत होगी या नहीं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं हाँ। सीधे लाइव अपडेट जानने के लिए चलते हैं सीधे हमारे कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत के पास, लेकिन उससे पहले शीतल का फोन लगे उससे पहले मोहसिन रजा के पास जाऊंगा और मोहसिन रजा जी से सवाल पूछूंगा। मोहसिन रजा साहब, अक्रॉस द पैनल यही कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है, बीजेपी भी यही कह रही है, विनोद शर्मा भी यही इंडिकेट कर रहे हैं, डोगरा साहब भी कह रहे हैं कि वो तो कराची में मौजूद है। और विनोद भाई ने तो ये तक कहा कि न्यूज लाइन ने पूरा का पूरा कराची में उसकी एक्टिविटीज को लेकर आर्टिकल छापा था। तो आप न्यूज लाइन पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम एड्रेस दे देते हैं इनको पूरा। ये कब की बात कर रहे हैं? मैं कुछ साल पहले की बात। तो कुछ साल पहले की बात है। शहरयार साहब का तो बयान अभी आया था। शहरयार साहब का बयान तो अभी आया था मोहसिन भाई, उस दिन हमारी बात भी हुई थी। और शहरयार साहब फिर अपने बयान से मुकर गए थे। हाँ, तो वो क्या हुआ फिर? सच बोल के मुकर गए इसका मात? सच बोल के मुकर गए ना शहरयार साहब। अच्छा देखें, एक बात तो आप ये सोच रहे हैं, इशू क्या है? क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा इशू है, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई और इशू है? नहीं, सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि वो इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और अमेरिका भी कहता है वो आतंकवादी है। तो आप करें ना कि आपकी जिम्मेदारी है आतंकवादी को तलाश करना। सरताज अजीज साहब खुद शीतल राजपूत को कह चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। अगर आपके पास कोई फिल्म है तो अभी मैं आपको प्रूफ दिलाता हूँ। शीतल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गई है। शीतल, मोहसिन रजा साहब हैं, हम सब इन्हें जानते हैं, बड़े भाई हमारे, और आपके भी प्रोफेशनल कलीग हैं। मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं शीतल, जब कल सलमान खुर्शीद ने कहा था तो किसी जानकारी के आधार पर ही कहा होगा, विदेश मंत्रालय का क्या रुख है दाऊद इब्राहिम को लेकर? बिल्कुल दीपक, जैसा कि आपने कल उस इंटरव्यू में सुना होगा जो हमने विदेश मंत्री से किया यहाँ पर न्यूयॉर्क में, और उन्होंने स्पष्ट कहा जब हमने उनसे पूछा कि दाऊद की एक्स्ट्रेडिशन और दाऊद को भारत को सौंपने के बारे में आप पाकिस्तान से मांग करेंगे अब जबकि टॉक्स होने जा रहे हैं, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आपने नवाज शरीफ साहब से ये बात क्यों नहीं पूछी। और उसके बाद वो बोले कि बिल्कुल दाऊद और उसके जैसे बाकी के जो मोस्ट वांटेड है इंडिया के, वो हमारे एजेंडे पर हैं। हमें उम्मीद कम है लेकिन ये हमारे एजेंडे पर हैं और हम पाकिस्तान से उम्मीद रखते हैं कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दों को एड्रेस करने के साथ साथ इस मुद्दे पर भी विचार करें और दाऊद जैसे लोगों को हमें हैंड ओवर करें। बिल्कुल। शीतल, विदेश मंत्रालय का क्या रुख है दाऊद को लेकर? वो तो हमेशा यही कहता है, होम मिनिस्ट्री कहती है दाऊद कराची में है। होम मिनिस्ट्री ने हमेशा ये कहा, कल विदेश मंत्रालय का रुख भी आपने देख लिया दीपक, उस इंटरव्यू में जब खुद विदेश मंत्री अपने मुंह से ये बात कह रहे थे कि हाँ वो हमारे एजेंडे पर है और पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। तो यकीनन विदेश मंत्रालय का रुख भी यही दिखाता है कि भारत की ये मांग है कि दाऊद जैसा आतंकवादी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवादी करार दिया गया है, अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता है, उसे आखिर पाकिस्तान भारत को क्यों नहीं सौंपता? पाकिस्तान भारत को क्यों नहीं सौंपता? मोहसिन रजा के पास चलेंगे, लेकिन यादव साहब मोहसिन रजा जी को पता बता दीजिए दाऊद इब्राहिम का कराची का। नहीं, हम ये न्यूट्रल किसी को अपना इसमें वो बना लें, किसी कंट्री को जिसको ये चाहें, या यूएनओ की कोई टीम बना लें, हम अपने आदमी भेजते हैं, ये अपने भेजें और उनको वहां अरेस्ट करा देते हैं या हमें हैंड ओवर कर दें। मोहसिन रजा साहब का फोन कटा हुआ, लेकिन पवार साहब के पास चलता हूं। पवार साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि दाऊद का आना क्या अहमियत रखेगा? दाऊद के आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दाऊद आने से एक बात पक्की है कि जो वहां हुआ है उसका इंफॉर्मेशन दाऊद से निकालेंगे
और ISI का ऑपरेशनल मेथड्स, और ये सारी बातें मालूम पड़ेगी पाकिस्तान किस तरीके से काम करता है, ये सारी बातें उससे मालूम पड़ने वाली है। तो उसकी अहमियत तो है ही है, लेकिन जो बहस चल रही है वो दाऊद मिलेगा क्या नहीं, तो दाऊद तो जिंदा भारत को मिलने का सवाल ही नहीं आता है। मान लो कि चर्चा में एग्री भी कर लिया उन्होंने कि हम दाऊद दे देंगे, तो उधर उसको हार्ट अटैक से मार देंगे और बात खत्म कर देंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हालत में दाऊद इब्राहिम भारत को जिंदा मिलेगा। विनोद शर्मा जी, ये बात आपने ठीक कही है, और ये वैसे ही होता है जैसे कि POWs होते हैं जिनको इतनी यातना दी जाती है कि वो मेंटली डिरेंज्ड हो जाते हैं या क्रिपल हो जाते हैं और फिर कभी वापस अपने वतन आ नहीं सकते। लेकिन दाऊद का इंपॉर्टेंस क्या है? ये बात सच है कि दाऊद बहुत से ऐसे कारनामों में शामिल था जो भारत के खिलाफ थे, भारत की अस्मिता के खिलाफ थे। लेकिन अगर दाऊद को सरकार दे देती है वहां की, तो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर होगा। उसका जो दोनों मुल्कों के आवाम पे जो इम्पैक्ट होगा और जो एक सपोर्ट बनेगी पीस प्रोसेस के लिए, उसको बयान करना मुश्किल है। क्योंकि ये तो मुझे आज के दिन एक ख्वाब सा लगता है कि दाऊद वो दे देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अनुपात में हाफिज सईद वो नहीं दे सकते, लेकिन दाऊद इब्राहिम दे सकते। दाऊद दे सकते हैं। लेकिन मोहसिन साहब के पास चलते हैं जो कह रहे हैं कि दाऊद यहां पर है ही नहीं। मोहसिन साहब, क्यों ना दोनों देशों की एक टीम बन जाए और टीम जाके खोज लिया जाए कि दाऊद वहां पर है कि नहीं? ये बेहतर है अगर पाकिस्तान इस पे एग्री करता है और पाकिस्तान के वजीर आजम से आपके वजीर आजम की बातचीत में कोई ऐसा मैकेनिज्म तय होता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर दाऊद इब्राहिम ना मिला तो फिर क्या होगा? और मिल गया तो फिर क्या होगा? तो आपके हवाले होगा अगर मिल गया तो आप कुछ करिए ना। आप वहां लिखिए कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर दाऊद के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन पाकिस्तान में करना चाहिए। आप लिखिए अखबार में, वहां पर हम भी यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या इस किस्म के किसी ऑपरेशन की आप इंडिया में भी इजाजत देंगे पाकिस्तान को? आपको किसको ढूंढना है यहाँ पर? मोहसिन साहब, आपको किसको ढूंढना है यहाँ पर? मोहसिन साहब का फोन पैच नहीं है। शीतल, आप इतनी बार पाकिस्तान गई हैं, दाऊद के बारे में आपने क्या सुना पाकिस्तान में? बिल्कुल, मैं मोहसिन की बात से काफी अम्यूज फील कर रही हूँ जो मोहसिन वहाँ कह रहे हैं और काफी इरिटेटेड वो साउंड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता के तौर पर वो बात कर रहे थे अभी। हालांकि कल उनके विदेश मंत्री ने भी ये बात कही कि अगर हमें जरूर इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर भारत के पास कोई जानकारी है तो वो हमें दे, तो फिर हम इस पर आगे विचार करेंगे। यानी पूरी तरह से अगर इसको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स किया जाए तो रूल आउट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ से आप जानते ही है कि तकरीबन 1.5 महीना पहले शाहरियार खान भी ये तीर छोड़ चुके हैं कि दाऊद पहले था पाकिस्तान में और अब नहीं है। बाद में जरूर मुकर गए, लेकिन बात उन्होंने अपनी कह दी थी। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप की स्थिति है और बैक एंड फोर्थ की स्थिति है, ये पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो हम देखते आए हैं। और यकीनन आने वाले दिनों में अगर दाऊद सामने आता है और पाकिस्तान इस बात को मान जाता है कि वो भारत को सौंप दे, तो तब भी बात स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इतने सालों से पाकिस्तान ने ये झूठ क्यों बना रखा था, ये झूठी बात क्यों उड़ाई रखी थी कि वो पाकिस्तान में नहीं है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों के पास वो पता मौजूद है, उनके पास सारे डिटेल्स मौजूद हैं। दाऊद के जितने बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, उसके एक एक खाका जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद है। न सिर्फ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पास भी। शीतल, हम लौटेंगे क्योंकि मेन मुद्दा ये भी है कि नवाज शरीफ को मिलना चाहिए या नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हॉकिश रवैया है। उनका कहना है कि नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सेनाओं पर सीमा पर जो सेनाओं को क्रॉस फायरिंग हो रही है, LOC पर जो सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, और आज जम्मू में जो आतंकी हमला हुआ है, आज उसके बाद जिस तरह के हालात बने हैं, बातचीत नहीं होनी चाहिए। कम से कम आज के हमले के बाद बातचीत नहीं होनी चाहिए। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं PL पूनिया साहब? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि आर्मी को किसी ने रोका नहीं है कार्रवाई करने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि आर्मी को फ्रीडम है कि वो रिटेलिएट करे, जो जिस तरह जो मुनासिब समझे उस तरह से कार्रवाई करे। ये अपना एक पक्ष हुआ जो इन आतंकवादियों से डील करने का। और ये बड़ी दुखद घटना हुई है जो आज सांबा आर्मी कैंप में हुई है या हीरानगर इसमें जो पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ। लेकिन जब तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और वो बात इत्तेफाक से प्रधानमंत्री पाकिस्तान में खुद जा नहीं रहे हैं,
उनसे बात करने के लिए, लेकिन दूसरे सिलसिले में यूएनओ के कार्यक्रम में वहां जा रहे हैं और वहां पर वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी होंगे और वहां पर ये कहें कि आपस में दुआ सलाम भी ना हो, दो चार बात भी ना हो, तो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। बातचीत अवश्य होनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से ही जो बातें आज हम कह रहे हैं वो बातें उनके सामने रखी जाए, उनको कहा जाए, तो बात जरूर होनी चाहिए। बात होनी चाहिए। मैं आऊंगा कैप्टन अभिमन्यु आपके पास, लेकिन सीधे पाकिस्तान चलता हूं। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ सीधे जुड़ गए। मोहसिन साहब, आज भी आतंकवादी हमला हो गया तो ये तो रुक नहीं रहा है। 30 आतंकवादी पाकिस्तान में भेजे हैं जो इंडिया के अंदर घुस चुके हैं। ये जब तक नहीं रुकेगा तो बातचीत का मतलब क्या है? देखें, आप जब तक कोई कंक्लूजन सामने नहीं आता पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का इल्जाम मत लगाएं। अगर जिस दिन ये बात साबित हो जाए कि पाकिस्तान से ये लोग आए थे और पाकिस्तान का इस कार्रवाई में हाथ था, तब आप उसको पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएं। मैं समझता हूं दीपक जी के जो कुछ इस वक्त बातचीत का मरला शुरू हो रहा है, हमें उसको फैसिलिटेट करना चाहिए और ऐसी कुव्वतें, वो कोई भी है जिन्होंने आज हरिनगर में ये हमला किया और जो कुछ हुआ है, ये सारा कुछ जो भी है इन लोगों को नाकाम बनाने के लिए, इनको शिकस्त देने के लिए, या जो आप समझते हैं कि दाऊद इब्राहिम जैसी जो कुव्वतें मौजूद हैं उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया का बातचीत करना इंतहाई जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान खुद एक दहशतगर्दी की जंग में है। खुद पाकिस्तान में एक चर्च पर हमला हुआ है, वहां पर कितनी हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा आज बलूचिस्तान में जहां पे ज़लज़ला के मुतासरीन की मदद के लिए हेलीकॉप्टर गया था, उस पर रॉकेट से हमला हुआ है, 2 जनरल उस पर सवार थे। मैं समझता हूं कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी चल रही है और पाकिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दों से निपटने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत तालिबान से बातचीत करना चाहती है, अगर ये कुव्वतें इनको रोकने के लिए इंडिया ने वहां पर पाकिस्तान के साथ ताउन न किया और पाकिस्तान के ऊपर अगर दबाव डालने की कोशिश की और जिसके नतीजे में तालिबान या शिद्दत पसंद कुव्वतें पाकिस्तान पर हावी हुई, तो यकीनी तौर पर उसका नुकसान न सिर्फ इंडिया को होगा बल्कि पूरे खित्ते को होगा। इस सारे खतरे को रोकने के लिए पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत का साथ देना और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए इंडिया का जरूरी है कि वो उनके साथ बातचीत करे और तमाम ऐसे मुद्दे जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तस्वीर तलब है, उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और उनसे अब नजरें नहीं फेरनी चाहिए और उन सारे मामला को हल करना चाहिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल और मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप दाऊद इब्राहिम को दे दो और मुश्किलात को हल कर लो। मैं आपसे याद करता हूं कि दाऊद इब्राहिम कोई इशू नहीं है, इशू इससे बड़े हैं। देखिए, अगर आप दाऊद इब्राहिम के ऊपर फंस जाएंगे तो दाऊद इब्राहिम कोई इशू नहीं है। आपका जो कश्मीर में सूरत हाल चल रही है, आपके बाकी जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही है और पाकिस्तान और मोहसिन भाई, दहशतगर्दों को पैदा किसने किया? पाकिस्तान ने। टेररिज्म तो आपकी स्टेट पॉलिसी थी। दहशतगर्दों को पैदा किया अमेरिका और CIA ने, और अमेरिका आपका सबसे खासमखास दोस्त है। अभी आपका दोस्त है, अभी आपका दोस्त हो गया, ज्यादा मुताक रहे हैं आप। नहीं, मैंने तो यही सुना था कि पाकिस्तान में 2 ही चीजों की चलती है, आर्मी की और अमेरिका की और अल्लाह की। हाँ, वो तो चलेगी। हाँ, वो तो चलेगी। मैं इस तरह आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया को जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए बैठना होगा और ऐसी तमाम कुव्वतें जो दोनों मुल्कों के दरमियान परेशानी पैदा करती हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करती हैं, ख्वाह वो तालिबान है, ख्वाह वो हाफिज सईद है, ख्वाह वो दाऊद इब्राहिम है, ख्वाह वो अमेरिका है, इन सब का जायजा लेना होगा और दोनों मुल्कों को मिलकर कोई ना कोई मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना होगी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी के लिए कोई मुश्तरका कार्रवाई की जाए, मैं समझता हूँ कि तमाम मामला के हल के लिए मुश्तरका कार्रवाई होनी चाहिए जिसके नतीजे में पाकिस्तान। चलिए, कोई बात नहीं। आपने कहा हाफिज सईद एक मुद्दा है तो हाफिज सईद को ही गिरफ्तार करके हमको दे दो आप। मैं कहता हूँ आप ले जाए आके, अब आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई है, सबको पकड़ने की जल्दी आपको पड़ी हुई है, आप किसी मसले के हल की तरफ नहीं आना चाहते। और हम तो मसले का हल ही करना चाहते हैं। अरे मोहसिन भाई, हम तो मसले का हल ही करना चाहते हैं। नहीं, आप आइंदा इलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं। हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के साथ सिंसियर हैं
तो पाकिस्तान के साथ बैठ के इन तमाम मसाइल को हल करें। अच्छा, एक सवाल बीजेपी से पूछ लेता हूँ। आपने इलेक्शन की बात कही, एक सवाल बीजेपी से पूछ लेता हूँ। कैप्टन अभिमन्यु, शिवसेना ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी जिस दिन पीएम बनेंगे उसके अगले दिन दाऊद इब्राहिम भारत आ जाएगा, पाकिस्तान इतना डर जाएगा, ऐसा होगा क्या? लिखा था ना विनोद भाई, शिवसेना ने लिखा था ऐसा। नरेंद्र मोदी ले आएंगे दाऊद इब्राहिम को। पिछले 48 मिनट में आप मुझे दूसरी बार मौका दे रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार। माफी चाहूंगा अभिमन्यु भाई, माफी चाहूंगा। आप 5 मिनट बोले थे उस वक्त। मुझे विनोद जी और पीएल पुनिया साहब ने भी कुछ विषय उठाए हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपकी सब बातों का जवाब देना चाहूंगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपकी शुभकामनाओं से निश्चित बनेंगे, और दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज सईद हो, और भी जितने लोग आज भारत में वांटेड हैं वो देश के अंदर आएंगे। एक गंभीर प्रयास इसका होगा और मुझे विश्वास है कि वो लाए जाएंगे। आपने कहा मतलब नरेंद्र मोदी ले आएंगे, आप ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ले आएंगे? आपने कहा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता को लेकर हॉकिश है। हम हॉकिश नहीं हैं, हम प्रैग्मेटिक बात करते हैं। विनोद शर्मा जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमको सीखना चाहिए, और उन्होंने भी हमको शुभकामनाएं दी कि 6 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी। मैं उनका आभारी हूं, मैंने कहा अगर बनी आप भी लेंगे, उनसे सलाह भी लेंगे, मान लीजिए इसको सलाह भी लेंगे, भरोसा दिलाते हैं कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बन गई, पुण्य की सरकार बन गई इनकी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुरक्षा के विषय पर गंभीर कदम उठाए थे, परमाणु विस्फोट किया था, कारगिल में पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया था, और अगर लाल किले पर अटैक हुआ या पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो कोई भी आतंकवादी वापस जाकर के बच नहीं पाया था। भारत की सरकार की जिम्मेदारी एक एक नागरिक की जान माल की सुरक्षा नहीं, यहाँ पर मारा था, प्लेन में आप छोड़ने गए थे कि कंधार में हमें जाकर के अपने देश के लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी हो, वो भी करने से गुरेज नहीं किया। क्या कार्रवाई करी थी आपने? आप तो आतंकवादियों को छोड़ आए थे। कुछ सबके बावजूद क्या कार्रवाई करी थी आपने? आप तो आतंकवादियों को छोड़ आए थे। जितना हस्तक्षेप आप मेरे बातचीत करने में कर रहे हैं, आप कृपया करके समय दीजिए हमें बात करने के लिए। यही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में पाकिस्तान से यह लिखवा करके लिया था कि पाकिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। जो वर्तमान यूपीए सरकार ने शर्म अल शेख में जाकर के शर्मनाक हरकत करते हुए पाकिस्तान को इस क्लॉज से उसको मुक्त करने का काम किया है। ये भारत आज यूपीए की सरकार कूटनीतिक तौर पर भी और सुरक्षा में फेल हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, विनोद शर्मा जी कह रहे थे एंगेजमेंट होना चाहिए। हम मानते हैं डिप्लोमेसी में एंगेजमेंट होना चाहिए। एंगेजमेंट किस प्रकार का हो, किस लेवल का हो, किस स्तर का हो, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता का वातावरण हमको अनुकूल नहीं लगता। कभी कभी बातचीत न करना भी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। कभी कभी अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को बंद करना भी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। कभी कभी मिलिट्री एक्शंस करना भी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए सिक्योरिटी को लेकर के, मिलिट्री एक्शन भी कीजिए, और डिप्लोमेटिक चैनल्स को, चाहे बैक चैनल्स को, बैकडोर चैनल्स को, ऑल्टरनेटिव चैनल्स को आप कंटिन्यू करिए। लेकिन देश के हित में जो आपको करना चाहिए उसको करने में चूकना नहीं चाहिए। आंख बंद करके चलने का कोई फायदा नहीं है, खुशफहमी में रहने का कोई फायदा नहीं है, मुगालते में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसको देश को बहकाने की और आवश्यकता नहीं है। ये पाकिस्तान जो है उसकी एक पूरी पॉलिसी है, चाहे स्टेट एक्टर है चाहे नॉन स्टेट एक्टर है, वो टेररिज्म उनकी स्टेट पॉलिसी है। वो मिलकर के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं। आज भी जो आतंकी हमला हुआ है वो ठीक प्रधानमंत्री की मुलाकात के 2 दिन पहले इसलिए किया गया है ताकि इनकी बातचीत का प्रमुख बिंदु वो जम्मू कश्मीर बन जाए, आतंकी हमला बन जाए, और इस बात को बीच में लाने के लिए ये आतंकी हमला इनके टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी जो स्टेट है ये मिलकर के सारा ये कूटनीति को ये फेल करने के लिए, डिरेल करने के लिए करते हैं। ठीक है कैप्टन, जिम्मेदारी से, सख्ती से बात करनी चाहिए। 5 मिनट का भाषण पीएल पुनिया साहब ने भी नहीं दिया था, आपने फिर दिया। विनोद जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। आप रिकॉर्डिंग को चेक कर लीजिएगा दीपक जी। अच्छा कैप्टन साहब, ऐसा है कैप्टन साहब, देखिए आपका एक मत है और मैं समझता हूं वो थोड़ा मैक्सिमलिस्ट मत है कि ना बात करो। बिल्कुल देखिए, जब जनवरी माह में जब वो हमारे जवानों को मारा था और बिहेड किया था, उसके बाद बहुत सी टॉक्स जो होने वाली थी उनको कैंसिल किया गया, मुलतवी किया गया, वो नहीं हुई। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की साइडलाइंस पे जो प्राइम मिनिस्टर्स की एंगेजमेंट होती है वो समिट नहीं माना जाता, वो कोई समिट लेवल टॉक्स नहीं है।
वो एंगेजमेंट है, वो एक इस्तेमाल कर रहे हैं एक ओकेजन का। और मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को आपकी मांग ये होनी चाहिए मेरी नजर में कि आप हमारे प्रधानमंत्री से ये इल्तिजा करें कि वो पुरजोर तरीके से नवाज शरीफ साहब को बताएं कि हमारे देश के भीतर आज के दिन जो सेंटिमेंट है वो बहुत हर्ट हुआ है। बिल्कुल हर्ट हुआ। ये इश्यूज हैं, इस पे वो तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करें। देखिए, चिट्ठी डाले बिना तो आपको जवाब नहीं आएगा, तो चिट्ठी डाल दो, तो चिट्ठी तो डालते रहिए जनाब। लेकिन नवाज शरीफ कहते हो ना चिट्ठी डालेंगे, हम जोड़ करके नहीं, याचना करके नहीं। अरे सर, याचना कौन कर रहा है? आप क्या अजीब सी बात करते हैं? किसने याचना की? किससे? अगर वातावरण अनुकूल हो तो गले मिलने में गुरेज नहीं है। देखिए, वातावरण अनुकूल हो तो गले मिलिए। देखिए, नरेंद्र भाई का आज मैंने भाषण सुना है त्रिची में, और वैसे नहीं बोलेंगे जाके वो किसी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में। शौक है, आप समझ जाइए इस बात को। वो परिवर्तन हो जाएगा उनका जब प्रधानमंत्री हो जाते हैं ना। अटल जी कितने अच्छे भाषण दिया करते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री हो गए तो पढ़ के बोलते थे, नपा तुला बोलते थे। वो फ्लरिश चली गई थी। हम लोग कहते थे वो फ्लरिश कहाँ है? देखिए, प्राइम मिनिस्टरशिप और डिप्लोमेसी फ्लरिश वाली चीज नहीं है, वो संजीदगी वाली चीज है। बिल्कुल मुझे इसी नोट पर खत्म करना होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है, नवाज शरीफ मिलेंगे? क्या दिल मिलेंगे, क्या गले मिलेंगे, क्या हाथ मिलेंगे और क्या बातचीत होगी? इंडिया न्यूज पर इसका तमाम कवरेज लगातार जारी रहेगा।